प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये 7वां वीडियो देखने वाले हैं। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे डीएलएड सेमेस्टर हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। कहता है कि 1872, 1584 और 336 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसे हम मासा कहते हैं, मासापा भी कह सकते हैं, HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। अब देखिए, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों तो उनका मासा कैसे निकाला जाता है? तो उनका मासा भाग विधि से निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाने वाला हूं भाग विधि से कैसे मासा निकाला जाएगा। और एक ही सवाल के माध्यम से आप ढेर सारे सवाल को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं में भी मासा निकालने के लिए पूछा जाता है और बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल के लिए 40 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आप लगाएंगे कैसे? तो चलिए समझते हैं। दिया गया 1872, 1584 और 336 का मासा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में जो सवाल आपका दिया गया है प्रश्न, इस प्रश्नों में बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? 1872। 1872 में 1584 से आपको क्या करना है? भाग करना है। आप देख पा रहे हैं एक बार जाएगा तो 1584 एकन 1584 आपको घटाना होगा। यहां देखो 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा, 12 में से 4 गए 8, 4 12। यहां देखो 6 बचा, 6 में से 16 जाएगा नहीं, हासिल लेगा तो यहां आ जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहां बचा 7 में से 5 गया, 2 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि अगली संख्या यहां ले जाकर उतार देंगे, यानी जो भाज्य था आपका, जो बात समझ रहे ना, भाजक जो था उसको उतारेंगे तो 1584 उतारेंगे। अब देखेंगे कितनी बार ये जाएगा। तो यहां आप समझेंगे 300, तो 3 पचे 1500, मुझे लगता है कि 5 बार जाना चाहिए। बात समझ रहे ना? 5 बार। 5 वठे 40 के शून्य हासिल आए 4, 5 वठे 40, 4 44 के 4 हासिल आए 4 और 5 दूनी 10, 4 14। अब देखेंगे 4 में से शून्य गया 4, फिर से घटा रहे हैं इसको हम, और 8 में से 4 गए 4 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, यानी 144 रह गया। फिर आप जो भाजक था उसे ले जाकर ट्रांसफर करके इसे भाज्य बना लें 288। 144 दूना देखेंगे तो 288 आया और यह पूरी तरह कट गया और अंतिम भाजक ही क्या होता है? मासा होता है। लेकिन बातें ध्यान रहे, अगर इसके बाद भी एक कोई संख्या है तो उस संख्या में अंतिम भाजक से हमें फिर से एक बार भाग देने वाला कार्य करना है। तो चलो एक बार फिर से हम भाग देने वाला कार्य करते हैं। तो दूसरी लाइन में अब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 144 अंतिम भाजक मिल गया। तो आप देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? पुनः क्या लिखना है? पुनः 144 और 336 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? का HCF निकालना है। बात समझ गए ना? अब 336 में 144 से आपको भाग देना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो चलिए मैं भाग देता हूं 144 में, तो मुझे लगता है कि 2 बार जाएगा। 144 दूना 288 और देखेंगे 16, यहाँ 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ आया 12, 2 बचा, 2 हासिल लेगा 12, 12 में से 8 गए 4, 12 8 4 12। अब देखोगे ये जो भाजक था इसे उठाकर वहां ले चलो, 144 ले आओ और देखो कितनी बार जा रहा? 48 तिया, बिल्कुल 3 अट्ठे 24 के 4, 3 चौक 12, 2 14। अब पूरी तरह से कट जाता है और अंतिम भाजक ही हमारा मासा होता है। अतः दिए गए प्रश्न का मासा अतः HCF लिख सकते हैं। HCF क्या होगा? 48 होगा और सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आए? इसी प्रकार से ऐसे सवालों का हम मासा निकालते हैं।
भाग विधि से। बातें समझ में आ जाएंगी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम सभी लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। क्या दिया गया है? आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर और 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? हमारे पास हमने एक खेत खरीद लिया, उसको चारों तरफ से घेरा बनाना है, तार लगाना है, कांटा वाला तार लगाना है। देखे नहीं कांटा वाला तार लगाना? लगाते नहीं, लगवाए नहीं गांव में अपने घरों में खेतों के किनारे किनारे तार नहीं लगवाया गया है, लगवाया जाता है। वही तार लगवाने का कितना तार खर्च आएगा, कितना तार लगेगा, ये कितने मीटर तार। तो देखो भैया, अब देखो ये आयताकार अगर आपका खेत है तो इसके चारों तरफ मतलब इसका परिमाप, और आयत का परिमाप होता क्या है तो आपको लिखना है। क्या लिखना भैया? देखो, हाँ, तार की लंबाई आप लिख सकते हैं, तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। क्या होता भैया? आयत का परिमाप होगा। तार की लंबाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप? आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2l + b, यानी 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 गुणे में लंबाई कितनी है आप देख पा रहे हो, 110 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। जोड़ लो, 2 गुणे में 110 + 40 बराबर 150, और 150 दूना 300 मीटर। 300 मीटर का क्या लगेगा? तार लगेगा। 300 मीटर लंबा तार होगा तो उस खेत को हम क्या कर पाएंगे? घेर पाएंगे। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद अगले सवाल की ओर हम सभी लोग चलते हैं। कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लो, कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ कौन सी होती है? तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है। भैया, जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है, जितने अंकों की, 1 लिखकर उतना सा 0 लगा देते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें लिखना है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया। क्या बातें समझ में आ गई? अब यहां देखो, कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे यदि हम 2, 3, 7 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो ऐसे सवाल के लिए मैं आपको समझाना चाहूं कि कैसे लगाते हैं। मैं स्टेप पहले बता देता हूं। जिनसे भाग देना है उनका पहले आपको क्या निकालना होता है? लासा निकालना होता है। फिर लासा से 3 अंकों की संख्या में भाग देना होता है। जितनी बार गुणज जाएगा उतना ही लेकर 1 जोड़ना होता है। तो चलो मैं स्टेप समझा दिया। अब पहले क्या करोगे? 2, 3 और 7 का लासा ले लोगे। क्या लेना है? लासा लघुत्तम समापवर्त लेना है। तो भैया 2 और 3 जब भी अभाज्य संख्या हो तो इनका लासा, इनका ही गुणनफल होता है। तो इनका लासा कितना हो जाएगा? देखो, 3 दूनी 6 सत्ते 42, 42 आएगा कि नहीं? इनका लासा क्या आएगा? 42, 6 सत्ते 42, इनका लासा क्या हो गया? 42। अब आप देख पा रहे होंगे इनका लासा 42 आ गया। अब 42 को क्या करेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। बात समझ रहे ना? अब 42 से 3 अंकों की, क्या? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। तो चलो ले लेते हैं 100 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग। तो भैया देखो, आप अगर मैं ट्रिक बता दूं, अगर ये 1 दिवसीय परीक्षा में लगाना है तो जितनी बार जाए उससे 1 ज्यादा ले लो बस। रही बात, मैं ले लेता हूं 42 दूना क्या आ जाएगा भैया? 42 दूना 84 आ गया। तो दोनों का अंतर देखो कितना आएगा? 16। अब बताओ, अगर हम 100 में, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर 100 में 16 घटा दोगे तो आएगा 84। क्या ये 3 अंकों की संख्या है? ना। तो क्या करना होगा? 16 और 42 का अंतर करना होगा। तो देखो, ऐसे में क्या करना भैया? 16 और 42 का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 12 में से 6 गए 6, और यहां बचा 3 में से 1 गया 2, 26। 26 यदि यहां होता तो 42 से पूरी तरह कट जाता। यानी इसका मतलब ये हुआ, अतः क्या हुआ भैया? 100 प्लस में
26, यानी 126 वह संख्या होगी जो दी गई संख्या 2, 3, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचने के लिए, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचने के लिए एक आपको जोड़ना होगा, यानी 127। अतः 127 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो क्या भैया 2, 3 और किससे 7 से विभाजित करने पर, क्या करने पर बाबू, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ेगी। इसके नीचे आपको लिखना है प्रत्येक दशा में एक शेष छोड़ेगी। क्या बातें समझ में आ गई? अब इसको मैं ओरल समझा देता हूं आपको एक बार। जैसे आपको अगर एग्जाम में एक दिवसीय परीक्षा में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एक दिवसीय परीक्षा में आपको एक सवाल लगाना हो तो ऐसे सवाल के लिए सेकंड लगेगा, सेकंड। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो 3 दूनी 6 सते 42, 42 में अब देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ले लो, 42 दूना 84, हम 3 बार ले लेना है, 42 तिया क्या हो जाएगा 126, बस यही 126 में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा 127, वह छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर हम 2 बार ले जाते तो 42 दूना 84 आ जाता, जो 2 अंकों की संख्या हो जाता। बस सेकंड का सवाल है, बातें समझ में आ गया। इसी प्रकार से आगे और भी आप सवाल को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बातें समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भैया ये लो लघुत्तम समापवर्त ले आओ। क्या ले आओ? लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? तो देखिए आपके पास कुछ प्रश्न अंक दिए गए हैं, 4 सही 1/2, 3 और 10 सही 1/2 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? तो पहले इसको आप सरल करना, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे में 2 और 3 बटे में 1 और 10 दूना 20, 1 21 बटे 2 का आपको क्या निकालना है? का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। बात समझ में आ जाएगा। तो देखो ऐसे सवाल कैसे दिख रहे हैं आपको? ये भिन्न दिख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूं भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लासा निकालने का आपको सूत्र बता देते हैं। भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा, अंश का हम लासा निकालते हैं, अंश का लासा, और बटे में हर का मासा निकालते हैं, हर का मासा निकालते हैं। भिन्नों का लासा बटे, देखो भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। यहाँ देखो 9 3 21 क्या है? अंश है, 2 1 2 क्या है? ये हर है। अब देखिए अंश का लासा अब अलग से निकाल सकते हैं। 9 3 और 21 का लासा क्या होगा भैया? 3 त्रिका 9, 3 सते 21, फिर 3 त्रिका 9 सते 63, बस यही 3 त्रिका 9 सते 63। अंश का लासा क्या आ गया? 63। और हर का मासा, तो मासा वह है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको विभाजित करती है। तो भैया अब देखो यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं या ऐसी संख्याएं हैं जो एक है, सबसे छोटी संख्या मासा होती है। तो मैंने 1 रख लिया, या 1 सबको पूरी तरह विभाजित कर रहा, तो सवाल का उत्तर आता है। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 63। यानी इन भिन्न का लासा क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक 63। बातें समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी को क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है ना बाबू? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है, एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट देता है। एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट देता है, वो 30% व 20% देता है। तो बताइए यह छूट किसके समतुल्य? समतुल्य बट्टा कहें, सक्सेसिव डिस्काउंट कहें, उत्तरोत्तर छूट कहें, एकल छूट कहें, सब इसी का नाम है। कह रहा समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगा, यानी एकल बट्टा आपको बताना है। तो देखो आपके एक दिवसीय परीक्षा में अलग से लगाना है और यहाँ पर तो अलग से लगाना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट देता है, 30% 20%। तो माना वस्तु का, आपको देखो मैं यहाँ मानकर बता रहा हूँ, यहाँ मानकर अभी इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ। माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य। देखो छूट जो होता है वो अंकित मूल्य पर होता है। वस्तु का अंकित मूल्य
100 रुपया। क्या रुपया? अंकित मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। माना वस्तु का अंकित मूल्य क्या रुपया? 100 रुपया। अब ध्यान दो, अंकित मूल्य वस्तु का 100 रुपया है तो 30% और 20% की छूट है, तो ध्यान दीजिए अंकित वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है तो प्रथम पहली छूट पर, है ना, आप लिख लो 30% की छूट पर, 30% की छूट पर, 30% की छूट पर वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, 30% की छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो देखो 100 रुपए का 30% जब निकालोगे तो कितना रुपया आएगा? 30 रुपया आएगा। 30 रुपया कम हो गया, यानी आ गया कितना? 70 रुपया। क्या बात समझ गए ना? कितना रुपया? 70 रुपया। अब देखो पुनः 20% की छूट पर वस्तु का दाम, वस्तु का मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य आप लिख लो, विक्रय मूल्य। तो देखो ध्यान दो, विक्रय मूल्य आपको लिखना है, विक्रय मूल्य नहीं लिखना है भैया, 70 माइनस 70 का कितना प्रतिशत? 20%। 70 माइनस 7 दूनी 14 रुपया, कम कर दो तो आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 और 6 56 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? 56 रुपया। यानी 2 बार जब मैंने छूट किया तो सामान घटकर 56 रुपया हो गया। अब देखोगे कि टोटल छूट, कुल छूट आप देखोगे तो भैया 100 रुपए का सामान था जिसमें मिला आपको 56 रुपया, तो कुल छूट कितना हुआ? 44 रुपया। तो छूट का प्रतिशत आपको बताना है, छूट प्रतिशत बताना है तो कितने रुपए छूट हुआ है? 44 और बटे में एमआरपी और गुणे में 100 लगाते हैं, 100 से 100 खत्म, अतः 44% का कुल क्या हुआ है? छूट हुआ। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लगाओगे। बातें समझ में आया? मजा आ गया? क्यों भाई, मजा आया कि नहीं आया? इस प्रकार से एग्जाम में सवाल। अब यही सवाल आपके एक दिवसीय परीक्षा में आए तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 100 और बताओ छूट कितना है? 30 रुपए छूट है, पहली छूट 30 है तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 70 बटे 100 और दूसरी छूट 20 है तो आपको लिखना 80 बटे 100। खटाखट सारे जीरो आप काट दो, 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर, सारे काट दो। 7 बटे 56 रुपये आ गया और यहाँ देखो 100 आ गया। 100 माइनस 56 बराबर 44, सीधे 44% सवाल का उत्तर, खटाक दे उत्तर आ जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएगी? खटाखट उत्तर आपका आना चालू हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है क्या हल कीजिए। आपके पास 2 समीकरण दिए गए हैं और दोनों अलग अलग है और दोनों को क्या करना है? आपको हल करना है। तो चलिए दोनों को हल करते हैं। तो पहला समीकरण आपको हल करना है, हल कीजिए पहला समीकरण। तो देखिए 1 बटा में 2 गुणे में 3 बटा में 5, 3 एकन 3 और 5 दूनी 10, 3 एकन 3 5 दूनी 10, 3 का ऊपर गुणा, 3 एकन 3 5 दूनी 10, बस सवाल का उत्तर। दूसरा आपको हल करना है तो देखो 7 बटे 8 प्लस में 3 बटे 4, इनको क्या करना है? हर का एलसीएम ले लेना। तो हर का एलसीएम 8 और 4 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 7 एकन 7 प्लस 4 दूनी 8 2 तियां 6 हो जाएगा और 7 6 13, 13 बटे में 8 सवाल का उत्तर इसका भी हो गया। बस इतना ही तो करना है, बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपका देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और जो है क्या 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। तो भैया ऐसे में विषम बाहु त्रिभुज है क्या भैया? कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी याद रखना है। जहां यस बराबर अर्ध परिमाप होता है जो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 के बराबर होता है। तो आप देखोगे कि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो अतः क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले हम यस ही निकाल लेते हैं। चलो भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 बटे में 2, 15 17 8 बराबर 40। देखो 15 भाई
17 8 25, 25 15 40 और बटे में 2 बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर, आप सूत्र अपना जान गए, सूत्र आपने तो जाना, क्षेत्रफल बराबर। तो चलो यहाँ s की जगह क्या लिखना है 20, और देखो 20 माइनस एक भुजा लगाना 8, फिर लिखना है 20 माइनस दूसरी भुजा लगाना 15, फिर लिखना है 20 माइनस तीसरी भुजा लगाना 17। आप देखोगे 20 यहां रहने दिया जाए और 20 माइनस 18 बराबर 12, 20 माइनस 15 बराबर 5 और 20 माइनस 17 बराबर 3। यहां देखो अंडर रूट में 20 रहने दिया जाए और 20 और 12 पंचे 60, यहां देखो, या 20 तिया 60 आप कर लो, चलो मैं 60 कर लिया, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। अब 60 60 है तो 60 बाहर हो जाएगा वर्गमूल से, तो इसलिए 60 वर्ग सेंटीमीटर दिए गए त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आपको भी सवाल को लगाना है, एकदम स्पष्ट क्लियर है। ना समझ में आए वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख सकते हैं। यहाँ सभी भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 6 घंटियां। देखो भैया अगला सवाल आपका है 6 घंटियां। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि 1 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले इन सवाल का हमें क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लासा। तो भैया 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड का क्या निकालना है, लासा निकालना है। इनका लासा निकालो चलो। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब फिर 2 से काट लो, 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 3 से काट लेना, 3 एकन 3, 2 5, 3 एकन 3। अब आपस में गुड़ा, वैसे तो यहां से भी देखकर गुड़ा एलसीएम बनाया जा सकता है, लेकिन आपको मैंने एकदम बेसिक तरीका बताया। अब देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, दूना 120। यानी यहां पर लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 5। अब देखो 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60 दूना 120, यानी 120 सेकंड के अंतराल पर पुनः वे बजेंगी। और 120 सेकंड को अगर हम 60 से भाग दे देते हैं, यानी 120 में अगर हम 60 से भाग दे देते हैं तो 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। ये बात आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो बताओ 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तथा इसलिए अतः लिख लो, अतः 30 मिनट में वे 30/2 प्लस में 1, यानी 30/2 मतलब 15 प्लस 1 16 बार एक साथ बजेंगी। क्या ये बात समझ गए? ये 16 बार मैंने एक अपनी तरफ से लिख दिया। भैया किसी चीज की शुरुआत तो होती है कि नहीं होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं, अच्छे से समझ लो। जैसे 2-2 मिनट पर घंटियां बज रही हैं, 10 मिनट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया। 2-2 मिनट पे भैया ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब 1 मिनट पूरा हुआ। 0 सेकंड से चालू करो, गिनती करो। अब कोई चीज यहाँ एक बार बजेगी कि नहीं बजेगी, एक बार बजेगी ना, एक बार बजेगी कि नहीं बताओ, सही सही बताना। अगर बजे तो इमोजी सेंड करो। एक बार बजेगी कि नहीं बताओ, एक बार बजेगी शुरुआत में कि नहीं, तब जाके थोड़ी देर बाद 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, 3 मिनट, 4 5 6 7 8 9 10 मिनट होगा कि नहीं होगा, 10 मिनट पर भी बचेगी। तो देखो एक बार यहां बजी, एक बार यहां बजी, एक बार यहां, एक बार यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, देखो कितनी बार बजी, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ कि नहीं हुआ।
10 मिनट में कितनी बार? 6 बार। एक शुरुआत वाला भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। इसलिए 30 मिनट में कितनी बार? भाई 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार, जाहिर सी बात है। लेकिन एक और अपनी तरफ से जोड़ देना है, इसलिए कितनी बार बजेंगी? 16 बार एक साथ बजेंगे। बातें समझ में आई कि ना आई? अगर आई हो तो इमोजी सेंड करो, ना आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देखो और फिर से देखकर अगर समझ में आया हो तो इमोजी सेंड करो, अच्छा हंसता हुआ, खेलता हुआ, या फिर दिल वाला इमोजी सेंड कर दो। भाई एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर बनता है भैया। इतनी मेहनत से आपके लिए पढ़ाया जा रहा है और फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपका है कि दो संख्याओं का मासा। देखो, दो संख्याओं का मासा दिया गया है, दो संख्याओं का मासा। तो चलिए आप लिख लेते हैं, दो संख्याओं का क्या दिया गया भैया? मासा दिया गया है। मासा और लासा दिया गया है, लासा पा दिया गया है, लासा पा दिया, मासा पा दिया है। तो देखिए मासा पा और लासा पा, मासा 50 है और लासा 250 है। कह रहा यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है। तो आपको यही लिखना है पहली संख्या। पहली संख्या को अगर 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित, तो आता क्या है? 50। तो 2 को हटा के हम वही कर दें, तो अतः पहली संख्या आप लिख लो, अतः पहली संख्या, पहली संख्या बराबर 50 दूना 100। कह रहा दूसरी संख्या बता दो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र याद रखना है? पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे में मासापा, ये याद रखना है। पहली संख्या आपकी 100 आ गई, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। लासा 250 है, मासा 50 है, तो 100 हटाओगे उधर जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 250 गुणे में 50 बटे में 100। देखो 1 0 1 0 से 2 0 खत्म, 25 पंचे 125 आ जाएगा। और यह क्या हो गया? दूसरी संख्या हो गया। क्या हो गया भैया? दूसरी संख्या बराबर 125। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? आ जाए तो इमोजी जरूर सेंड करें, नहीं आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है प्रकार की सहायता से क्या करना भैया? प्रकार की सहायता से आपको 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है? वृत्त खींचना है और इसका व्यास भी बनाना है, इसका व्यास भी निकालना है। तो आपको प्रकार की सहायता से वृत्त खींचने के लिए बताया गया है। तो देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को क्या करना, आपको ऐसे नाप लेना। 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको पहले लिख लेना है। हल कीजिए और हल कीजिए तो इसमें लिखना है त्रिज्या। क्या भैया? त्रिज्या बराबर जो है 3.4 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता भैया? व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना क्या? त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा? 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए? और आपको लिखना है प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया। आपको ऐसे नाप लेना है, ऐसे नाप लेना है 3.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक समतल प्लेट पर किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर, एक केंद्र मानकर, और एक क्या कर देना है? एक आपको क्या कर देना है? समतल पर केंद्र मानकर। देखो भाई ये डिजिटल बोर्ड मैंने आपसे फिर से बोल दिया है, आपको ऐसे बनाना। देखो ऐसे बनाना, थोड़ा छोटा करके बनाए ताकि समझ में आ जाए। इधर उधर टच करता है तो तुरंत क्या हो जाता भैया? कोई दूसरी रेखा खिंच जाती है। बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र O रख दिया। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है और एक लाइन भी लिख देना है कि 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त प्रकार की सहायता से खींचा गया। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो इसी प्रकार से आपको सभी सवालों को हल करना है। प्यारे साथियों, मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश DELED के प्रथम सेमेस्टर का
लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला मैथ की राजन सीरीज का, आप उस राजन सीरीज में ये अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि यह सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।